किसी केस में जो कंडीशंस हैं वो हो गई अनफेवरेबल, कंडीशंस प्रतिकूल हो गई, तो उस केस में क्या होगा, क्या पॉपुलेशन अभी भी बढ़ेगी? नहीं भाई। प्रतिकूल कंडीशंस का मतलब है खाना पानी उनको जैसा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में कंपटीशन बढ़ गया है, तो भाई स्पीसीज के बीच में जब कुछ बाधाएं आ जाएंगी, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, तो उस केस में जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ को तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंस जो आ जाता है उसकी वजह से बेसिकली हम क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और उनके आधार पे कौन कौन सी प्रकार की हमें कर्व्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन प्रकार की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, वो डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि पहले इन्वायरमेंट की कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके आधार पे हम देखेंगे ग्रोथ कैसी होगी। लेट्स सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ऑलराइट, तो इन्वायरमेंट की कंडीशंस कैसी हो सकती हैं बच्चों? देखो, कंडीशंस दो ही प्रकार की होंगी, या तो वो सपोर्ट करेंगी, फेवरेबल होंगी। फेवरेबल का मतलब है बढ़िया से खाना पीना मिलेगा और पॉपुलेशन में मस्त ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि वो अनफेवरेबल हो जाए, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट ना करें, ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो दो प्रकार की कंडीशंस हो गई। अच्छा बच्चों, अगर कंडीशन है फेवरेबल, तो जो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है वो दो प्रकार की बेसिकली हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जे शेप का कर्व। यहाँ जैसे जो फेवरेबल कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे हमें दो तरीके के ब्रीडर्स देखने को मिलते हैं। जो ब्रीडिंग करते हैं, वो ब्रीडिंग करने वाले एनिमल्स हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं पेरियोडिक ब्रीडर्स। पेरियोडिक ब्रीडर्स। पेरियोडिक ब्रीडर्स का मतलब है बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर समय पे या पर्टिकुलर सीजन पे ही ये बच्चों को जन्म देंगे। और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इनका कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है, ये किसी भी समय पर बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो इनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोला जाता है। अब जो पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन पीरियोडिक ब्रीडर्स में जो ग्रोथ होगी भाई, इनका कोई एक पर्टिकुलर सीजन आ रहा है, ये उसमें ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो हमें किस प्रकार की देखने को मिलेगी? यहाँ पे जो ग्रोथ होती है हम उनको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पे देखने को मिलेगी जियोमेट्रिक ग्रोथ। और इसके अलावा जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं बच्चों, इनमें देखने को मिलती है हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये जो दोनों ही प्रकार की पॉपुलेशंस हैं, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हमें कर्व देखने को मिलता है। जो इनका कर्व बनेगा, या हम बोल सकते हैं कि जो इनका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनता है जे शेप। तो कर्व कैसा मिलेगा हमें? जे शेप कर्व। ओके। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन है। देखो, अगर हम नॉर्मल बात करें तो कोई भी वातावरण ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा फेवरेबल हो, वहां पे सब सारी सुविधाएं मौजूद हो, कोई भी कंपटीशन ना हो, खाने पीने का ना हो, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है ना। यूजुअली कंडीशंस जो होती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, क्योंकि भाई सबको सब कुछ मिल ही नहीं जाता। तो अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो उस केस में बच्चों हमें देखने को मिलती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ मिलेगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ। और यहाँ पे बच्चों जो हमें ग्रोथ का कर्व देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है एस शेप। एस शेप का हमें यहाँ पे कर्व देखने को मिलेगा। तो जे शेप कर्व कैसा होगा? जे शेप मतलब यहाँ पे सिर्फ जे शेप खुद ही बता रहा है कि कैसा होगा। कुछ इस तरीके का हमें कर्व देखने को मिलेगा। और एस वाला शेप कैसा होगा? एस में हमें सिग्मोइडल कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कौन कौन से तरीके से हो सकती है। जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बच्चों, ये ऐसी ग्रोथ है कि इनसे पॉपुलेशन का साइज बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। दे विल लीड आर रैपिड इंक्रीज इन साइज, कंटिन्यूअसली इंक्रीज पॉपुलेशन की साइज। भाई कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ है। आप ये ग्राफ समझने की कोशिश करिए, ग्रोथ होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिग्मोइडल है, यहाँ पे
पहले ग्रोथ हो रही है लेकिन एक टाइम पे जाके ये सैचुरेट हो जा रही है क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल आ रही हैं, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और वो रेस्ट्रिक्शंस ग्रोथ को रोकेंगे। तो ये 2 प्रकार की हमें कंडीशंस के आधार पे पता चला कि हमें कैसी-कैसी कर्व कर्व देखने को मिलेंगी, कैसी-कैसी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं ग्रोथ के बारे में हमें बच्चों डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे हमारी सबसे पहली जो पीरियोडिक ब्रीडर्स की ग्रोथ है जिसको कि हम जियोमेट्रिक ग्रोथ बोल रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ से और बच्चों जो अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है वो है ये कर्व्स, ये नॉर्मल चीज़ है। आप कर्व को याद कर लीजिए कि जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व हमें जे शेप देखने को मिलेगा, जबकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, एस शेप। इसे अगर कंफ्यूजन हो तो आपको याद रखना है कि लॉजिस्टिक में एस आता है, तो इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें एस शेप का कर्व देखने को मिलेगा, जबकि जो जियोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे एस नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे एस शेप नहीं याद करना है। तो एस कहाँ पे आएगा, लॉजिस्टिक में। सिंपल एंड सरल भाषा में याद करने का तरीका। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला ग्रोथ का टाइप है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो क्या है जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे कौन से ब्रीडर्स होते हैं जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है बच्चों, जो पेरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं जो समय समय पे बच्चों को जन्म देते हैं, उनके रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तब बात आती है जियोमेट्रिक ग्रोथ की। तो ये जो ग्रोथ का प्रकार है ये हमें पेरियोडिक ब्रीडर्स में देखने को मिलता है। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं बच्चों, इन्हीं को एनुअल ब्रीडर्स भी बोला जाता है। पीरियोडिक ब्रीडर्स हैं, इन्हीं को हम एनुअल ब्रीडर्स भी बोलते हैं। साल में कोई एक सीजन होता है जिसमें ये बर्थ करा रहे होते हैं बच्चों की, तो इसीलिए इनको एनुअल ब्रीडर्स बोलते हैं। जैसे कि इनके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स में भी हमें ये प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जो भी एनुअल ब्रीडर्स हैं या जो भी पीरियोडिक ब्रीडर्स हैं, वहां पे हमें इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़े जा रही है, कोई भी लगाम नहीं है उस पे, है ना। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज का जो रेशियो होगा वो एक होता है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। मतलब जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहे, तो हर एक टाइम पीरियड के बाद में और ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की तरक्की कर रहे होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो कैसा होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, लगातार कांस्टेंट है। पॉपुलेशन इंक्रीज कैसा है, कांस्टेंट। हर एक समय के बाद में, हर एक समय के बाद में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में, उनका नंबर बढ़ता जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एज हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो कांस्टेंट है। तो आप इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे एक साल में आपने निकाला कि यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स थे, तो अगले साल में पॉपुलेशन कितनी होगी आप इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रोथ तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये चीज यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होती है कि आप इजिली ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हो। सो ग्रोथ जो है, ग्रोथ ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ है कांस्टेंट। सो ग्रोथ कांस्टेंट है, सो कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, जस्ट आप कंपैरिजन के बाद में इसको बता सकते हो कि एक साल में कितनी ग्रोथ थी तो अगले साल में कितनी होगी। सो कैसे डिटरमाइन करोगे, बाय कंपेयरिंग। कंपेयर किससे करोगे, जैसे कि एक साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी थी और दूसरे साल में कैसी होगी, उसके आधार पे आप इजिली पॉपुलेशन को बता सकते हो। सो दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग। किसको कंपेयर करना है, population size, comparing the population size
तो बेसिकली अगर आपको करंट में ये जो ईयर दिया गया है इसकी पॉपुलेशन बताना है, तो आप जो प्रीवियस ईयर में इसकी ग्रोथ हुई होगी उस ग्रोथ के आधार पे बता सकते हो कि अभी की पॉपुलेशन का साइज कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी। अब यहाँ पे हमें जो कर्व देखने को मिलता है वो कर्व कैसा होता है? कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है जे शेप। दो ही प्रकार के बेसिकली कर्व होते हैं, जे शेप कर्व होता है और दूसरा होता है एस शेप कर्व। तो एस शेप वाला जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ? लॉजिस्टिक ग्रोथ में, जबकि जियोमेट्रिक ग्रोथ में ये हमें देखने को नहीं मिलता। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आती है, पहले तो मैं एक आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके का देखने को मिलेगा। क्या होगा एक्स एक्सिस पे, क्या होगा वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे होता है टाइम, जबकि जो वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन का साइज। ठीक है, और ये कर्व कैसा होगा? जे शेप का कर्व है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कर्व देखने को मिलेगा। टाइम और पॉपुलेशन साइज के आधार पे ये कर्व बनाया जाता है। अब पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? इंक्रीज भी हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है ना? कहीं कहीं पे पॉपुलेशन कांस्टेंट है, तो उसके आधार पे एक हमें ये निकालना होता है कि रिप्रोडक्शन का रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नेट रिप्रोडक्शन रेट का। और ये जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है बच्चों, इसको हम कैपिटल आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो आर होता है वो होता है कैपिटल आर। अब नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है? देखो, नेट रिप्रोडक्शन रेट की जब हम बात करते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जैसे कोई भी फीमेल है, कितने ज्यादा बेबीज को वो प्रोड्यूस कर रही है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो है एक फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए पूरे लाइफ टाइम में, उनको बोला जाता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। पूरे लाइफ टाइम में एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको बोला जाता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन के दौरान जितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कोई भी फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है उसको बोला जाता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अब यहाँ पे नेट रिप्रोडक्टिव रेट देखिए, पहली बात तो हमें जो फार्मूला देखना होता है, जो हमें कर्व देखना होता है वो किस तरीके का होता है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे बर्थ भी हो रही है, डेथ भी हो रही है, तो अगर पॉपुलेशन का मैं यहाँ पे कर्व बनाऊं और आपको नेट रिप्रोडक्टिव रेट समझाने की कोशिश करूं, तो एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे बच्चों? यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम, और दूसरे जो हमारी वाई एक्सिस है वहां पे क्या लेते हैं? वहां पे हम ले लेंगे पॉपुलेशन। ओके, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बर्थ की बात करें, अगर बर्थ जो है, जो इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं उनका नंबर ज्यादा है, जैसे एक मैंने ये कर्व बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो बर्थ है, नंबर ऑफ जो बच्चे पैदा हुए हैं वो ज्यादा है, और यहाँ पे डेथ कम है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? कैसी होगी? यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही होगी। पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो कैसा होगा? भाई जितने भी इंडिविजुअल्स कोई भी प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, वो सारे के सारे जीवित हैं, वो सारे के सारे, बर्थ भाई ज्यादा है, डेथ कम है, तो यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो 1 से ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरे केस में जैसे कि कोई ऐसी पॉपुलेशन है जहां पे जो बर्थ है, जितने लोगों की जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं, बर्थ और डेथ इक्वल है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होगी? यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है बच्चों, ये होती है स्टेबल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टेबल होगी, और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी तो यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है
वो यहाँ पे लिया जाता है 1। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट की वैल्यू अगर 1 होती है, इसका मतलब है कि हम स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ और बर्थ सब कुछ एक जैसा है। लेकिन अगला केस अगर हम देखें, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए पॉपुलेशन में कि जितने भी बर्थ हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं इंडिविजुअल्स, जो बर्थ है ये कम है और डेथ ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? अब ये पॉपुलेशन कैसी हो गई भाई? पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट कैसा हो जाएगा? यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाती है लेस देन 1। जो आर नॉट है, आर नॉट को ही हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दिस इज लेस देन 1। तो ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट को डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब ये हमने जान लिया है, तो अब बारी आती है कि जो हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फॉर्मूला को हम जाने और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन को, उसके बारे में जाने। तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर नॉट टी। ये यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। ये किसका फॉर्मूला है? ये है जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला। अब ये जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे अलग अलग जो टर्म्स यूज किए गए हैं, इनका मतलब क्या है, एक बार हम वो जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है एन टी। एन टी का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन हम निकाल रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ जनरेशन होंगे। टी का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन की आप बात कर रहे हो, कितनी जनरेशन के बाद में आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो यहाँ पे टी वर्ड जो एन टी मतलब किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको अगर पॉपुलेशन निकालनी है, तो वहां पे जो टी यूज हो रहा है उसका मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन। जो एन नॉट है, एन नॉट वैल्यू का मतलब है बेटा यहाँ पे कि इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर इनिशियल पॉपुलेशन। ऑलराइट, और इसके बाद में यहाँ पे बच्चों हमें देखने को मिलता है आर, जो कि है आर क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो टी है, यहाँ पे आर के ऊपर हमने टी जो यूज किया है ये नंबर ऑफ जनरेशन है, एन नॉट है हमारी इनिशियल पॉपुलेशन, आर नॉट क्या है? ये है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। और साथ ही साथ में जो एन टी है, ये है बच्चों फाइनल पॉपुलेशन। जो फाइनल पॉपुलेशन आप निकालोगे वो पॉपुलेशन कितनी होगी, ये अब उसके लिए हमने ये सारी चीजें जान ली। कौन कौन सी चीज है, क्या अब सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला में रख के हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत इजिली अब यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है, बहुत इजिली हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आती है बच्चों, जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन है, जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है, यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होता है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज को क्या हम फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज बोल सकते हैं? तो अगर फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज है, तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो साइज है, जैसे आपने एक साल में निकाले पॉपुलेशन और दूसरे साल में निकाल लिया पॉपुलेशन कितना आया, तो जो इनका रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। तो उस लैम्डा को हम कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स सी, लैम्डा, लैम्डा है फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज। तो अब ये जो फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज होता है, ये बेसिकली रेशियो होता है एक साल की पॉपुलेशन से दूसरी साल के पॉपुलेशन का रेशियो। सो दिस इज रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। हम इसको इनिशियल या इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज रेशियो ऑफ
इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन। किसका रेशियो है? इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन का ये रेशियो है। अब बच्चों यहाँ पे ये लैम्बडा है, इनिशियल फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट या फिर nt अपॉन n नॉट। ये हमारा लैम्बडा का फॉर्मूला आता है जिसमें हम निकालते हैं फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, और इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को लिखा जा सकता है nt इज इक्वल टू n नॉट लैम्बडा की पावर t। जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया था जब फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज की हम बात करते हैं, तो उस केस में जो t है वो रिप्लेस हो जाता है जो r नॉट है, जो रेट ऑफ इंक्रीज, जो हमारा नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो रिप्लेस हो जाता है, और अब यहाँ पे हम लैम्बडा को यूज कर लेते हैं। लैम्बडा बेसिकली जब परसेंट एनुअल ग्रोथ हमें निकालनी होती है तो उस केस में हम यूज करते हैं लैम्बडा को। तो अब ये चीज आती है, क्या ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया बच्चों कि ये आर नॉट और लैम्बडा हम दोनों ही यूज कर रहे हैं, तो कब किसको यूज करेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। इस चीज को, कंफ्यूजन को क्लियर करना तो बहुत जरूरी है कि अब भाई मैडम ये तो बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहीं पे हम आर नॉट यूज कर रहे हैं, कहीं पे लैम्बडा यूज करते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं कि क्या है डिफरेंस। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन लैम्बडा एंड आर नॉट। तो चलिए अभी आप बताइए मुझे, लैम्बडा और आर नॉट में आपने क्या समझा? आपको क्या लगा है कि क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई चीज आपको लगी कि हाँ ये चीज हम मान सकते हैं? देखो पहली बात तो जो लैम्बडा है वो है फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, और आर नॉट क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट पर जनरेशन, हर एक जनरेशन में कितना रिप्रोडक्शन हो रहा है, कितना रिप्रोडक्टिव रेट आ रहा है, वो है आर नॉट। और जो लैम्बडा है वो फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, मतलब किसी पर्टिकुलर पहले साल में 10 इंडिविजुअल से दूसरे साल में हमें 15 इंडिविजुअल्स देखने को मिले, तो एक साल में कितना चेंज हुआ, वो है हमारा लैम्बडा। लैम्बडा है फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बच्चों इसमें कंफ्यूजन अब तो नहीं होना चाहिए कि लैम्बडा क्या है। मैं लिख के बताती हूँ आपको, शायद और क्लियरिटी आए और ज्यादा अच्छे से समझ आए बेहतर तरीके से। देखिए आर नॉट क्या है? आर नॉट है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, और ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट है पर जेनरेशन। हर एक जनरेशन में रिप्रोडक्टिव रेट कितना है, कोई भी फीमेल है वो कितने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमने देखा आर नॉट में। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दे दी जाए पॉपुलेशन हर एक साल की, कि आपको निकालनी है पॉपुलेशन एक साल में, पहले साल में इतनी है, दूसरे साल में इतनी है, तो अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो उस केस में आप यूज करते हो लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन चेंज निकालना होता है, यहाँ पे रेट निकालना होता है। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। सो दिस इज फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है बेसिकली एक साल में, या फिर कोई आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एक साल की बात नहीं, यहाँ पे आपको बता दिया गया पहले 10 इंडिविजुअल से 10 साल के बाद में देखा गया तो यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स थे, तो अब यहाँ पे जो रेट चेंज आएगा वो आएगा लैम्बडा। अगर आपको बताया गया है कि एक साल में एक जो पूरी एक फीमेल है वो उसका 40 साल का अगर लाइफ टाइम है, 40 साल के लाइफ टाइम में वो 4 ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है, तो ये हो जाएगा इसका नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। इसके अलावा और क्या मेन डिफरेंस आ सकता है? देखो फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूला के बेस पे डिफरेंस आता है। पहली बात तो फॉर्मूला हमने चेंज कर दिया, तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर की पावर टी। ये फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं? जब हमें दिया हुआ, जब टी जो है, टी का मतलब हो नंबर ऑफ जेनरेशंस, नंबर ऑफ जेनरेशन, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा की पावर टी, तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब यहाँ पे जो टी है वो हो नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल।
सो आई होप ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। ओके, अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में नेट रिप्रोडक्टिव रेट का रोल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आर की वैल्यू जो है आर नॉट है या जो लैम्डा है। अब देखो यहाँ पे जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए आप आर नॉट और लैम्डा दोनों को ही लेके चलोगे। कब पॉपुलेशन बढ़ रही होगी? आर नॉट या फिर जो लैम्डा है ये अगर मोर देन 1 है उस केस में क्या होगा? पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जो आर नॉट नेट रिप्रोडक्टिव रेट या फिर जो फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज है इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में जो पॉपुलेशन है वो होगी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और अगर आर नॉट या फिर जो हमारा लैम्डा है ये अगर 1 के इक्वल है इस केस में पॉपुलेशन जो होगी वो होगी इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे पॉपुलेशन में हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होगी। सो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप बता सकते हो या कोई कंफ्यूजन है वो भी आप बता सकते हो।